मेरे जिन 4 फ्रेंड्स का एग्जाम क्लियर हुआ, उनके एग्जाम क्लियर होने के पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट थे। और एक सीक्रेट के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सीक्रेट है कि उन्हें अपनी यूएसपी पता थी, और ज्यादातर एस्पिरेंट्स को अपनी यूएसपी पता ही नहीं होती। कभी भी तुम किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओगे, यूएसपी हमेशा तुम्हें वहां से बचा के निकालेगी। अब यूपीएससी में यूएसपी क्या होती है, अभी कुछ टॉपर्स के एग्जांपल्स देके भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि रैंक 1 श्रुति शर्मा मैम की क्या यूएसपी थी, आदित्य श्रीवास्तव सर की क्या यूएसपी थी। तुम्हें काफी एग्जांपल्स भी मिलेंगे, तुम्हें कई ऑप्शन भी मैं दूंगा कि ये तरह की यूएसपी तुम बना सकते हो। कुछ यूएसपी ऐसी होती है जो बनानी ही पड़ेगी वरना काम नहीं बनेगा, कुछ ऑप्शनल है। मतलब कई सारे ऑप्शन मैं दिखाऊंगा, उसमें से तुम्हें कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा। देखो भाई, नई चीज है, तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगी। मेरा फ्रेंड है, कभी वो पंजाब में है, आईएएस ऑफिसर है। उसकी 2-3 यूएसपी थी, उसमें से एक उसकी यूएसपी थी कि उसे मिनिस्ट्रीज के इनिशिएटिव पता थे। और ये यूएसपी उसकी नहीं होती ना, तो वो आज की डेट में आईएएस नहीं बन पाता, ट्रस्ट मी। क्योंकि उसकी जो रैंक आई है वहां पे 5-10 नंबर भी कम हो जाते, तो भाई उसकी पोस्ट नहीं मिलनी थी उसे आईएएस की। और ये मिनिस्ट्रीज वाली जो यूएसपी थी ना, यही उसे 10-15 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा गई। हर छोटी छोटी चीज तुम्हें 10-10, 15-15 नंबर बढ़वाती जाती है, और ये थोड़ी थोड़ी चीजें मिला के ही तुम टॉप 100 के अंदर घुस पाओगे। अब धीरे धीरे मैं तुम्हें चीजें एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ये क्लियर करना जरूरी है माइंड में, वरना फंसते रहोगे एग्जाम में। अब उसका जैसे यूएसपी मिनिस्ट्रीज थी, मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मिनिस्ट्रीज के नाम रटे हैं, उनके 2-2, 3-3 काम रटे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, मान लो जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है, सारी दुनिया लिख रही होगी जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म, जजेस की कमी है, जेंडर वाला एंगल ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में लोग नहीं लिखेंगे, वो लिखेगा। अगर पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पंचायत में सारा ज्ञान फेल देगी दुनिया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में कोई नहीं लिखेगा। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में नहीं लिखते लोग ज्यादा। अगर क्लाइमेट चेंज का आंसर तुम लिख रहे हो तो तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये मिनिस्ट्रीज अपनी अपनी डोमेन में सबसे टॉप लेवल की चीज होती है, तुम उसका ही मेंशन नहीं करोगे तो फिर कैसे बनेगी बात। तो मेरे फ्रेंड ने कॉन्स्टिट्यूशन और मिनिस्ट्रीज को अपना यूएसपी बनाया था GS2 और GS3 के पेपर में। 5-5 नंबर वो दोनों में एक्स्ट्रा खींच गया वहां से। अब बाकी टॉपर्स की भी अलग अलग यूएसपी होती है। आदित्य श्रीवास्तव सर की यूएसपी थी कि वो ऑल्टरनेटिव और काउंटर डायमेंशन लिखते थे। अब उन्होंने वो चीजें लिखी हैं पैराग्राफ में, मतलब 3-4 लाइन का पैराग्राफ बनाया और उसमें लिख दिया। लेकिन इस वाले अटेम्प्ट से अभी जो रिजल्ट आएगा, जो पेपर देके आए हैं लोग, इस वाले अटेम्प्ट से ज्यादातर जो सीनियर्स हैं जो एग्जाम देके आए हैं, उन्होंने ऑल्टरनेटिव डायमेंशन और काउंटर डायमेंशन को माइक्रो डायग्राम के थ्रू बनाना चालू कर दिया है। अब ये उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे भी उनका रीजन था। मेंस में तुम कुछ भी करोगे ना, हर चीज के पीछे रीजन होगा, ठीक है। मेंस वो चीज नहीं है कि यार तुम कॉलेज के आंसर्स की तरह तुम समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन आएगा लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा भाई। मेंस में बहुत डिटेल में, साइकोलॉजिकल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके मेंस क्लियर हो पाएगा आज की डेट में, वरना पॉसिबल नहीं है। अब माइक्रो डायग्राम्स में ऑल्टरनेटिव और काउंटर डायमेंशन को घुसाना इसलिए चालू किया क्योंकि पैराग्राफ में अगर तुम 3 या 4 पॉइंट्स लिख रहे हो तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, और पैराग्राफ में पता भी कहाँ चलेगा कि ये 3 पॉइंट लिखे हुए, 4 लिखे हुए हैं। माइक्रो डायग्राम बना के वो 1 2 3 4 लिख देते हैं। अगर एग्जामिनर ने 1 पढ़ा या फिर 2 पढ़े तो एटलीस्ट उसे दिख गया ना कि यहाँ पे 4 तो लिखे हुए हैं। साइकोलॉजिकली उसे इम्पैक्ट पड़ गया उसके माइंड पे कि यहाँ 4 पॉइंट्स तो इसने लिख दिए हैं। अगर तुमने बाकी आंसर बढ़िया लिखा होगा तो जरूरी नहीं है कि वो 4 पॉइंट पढ़े, वो 1-2 पढ़ेगा, बढ़िया लगे, वो उस हिसाब से पूरे पे नंबर दे देगा। फिर श्रुति शर्मा मैम का मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं, इनकी भी रैंक 1 आई थी। इनकी यूएसपी थी एग्जाम्पल्स। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि इन्होंने एग्जाम में क्या चेंजेस लेके आए हैं। ये अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देखना, 3-4 टॉपर्स के एग्जाम्पल देखे, कई सारी चीजें बता रखी है मैंने वहाँ पे। श्रुति शर्मा मैम ने इतने एग्जाम्पल्स भर दिए, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 पॉइंट जाएंगे तो 8-9 एग्जाम्पल भरने ही है, और इस लेवल पे लेके चलेगी वो। तो उनकी जो यूएसपी थी उस टाइम वो काफी यूनिक थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो बेसिक हो गया सबका, वो एक मिनिमम बेंचमार्क बन गया, अब सबको ही करना पड़ता है वो। अब इसके अलावा भी कई तरह की यूएसपीज हो सकती हैं। किसी की यूएसपी होती है कि किसी का डाटा अच्छा है, किसी के फैक्ट्स अच्छे हैं, कोई कमिटीज़ के नाम, रिपोर्ट्स वगैरह अच्छा रटा पड़ा है, किसी के कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, किसी के डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। स्क्रीन पे मैं तुम्हें 2 तरह की यूएसपी दिखा रहा हूँ। एक साइड है जो यूएसपी होनी चाहिए, मतलब जैसे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है अपने, ठीक है, एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी वाले तो पता होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये तुम्हारे GS4 में भी बहुत काम आएंगे, GS2 में भी काम आएंगे, और GS3 में भी कई जगह काम आएंगे। दूसरा हो गया कीवर्ड्स, और तीसरा हो गया एग्जाम्पल्स। ये 3 तो चाहिए ही चाहिए अपने को, ये तो यूएसपी बनानी पड़ेगी, ये तो मिनिमम बेंचमार्क बन गया है। इसके अलावा तुम कुछ यूएसपी रखना चाहो, जैसे मिनिस्ट्रीज के नाम है, ठीक है, तुम वो कर लो,
मतलब 50-52 मिनिस्ट्रीज हैं, तो एटलीस्ट 25-30 के तो नाम पता हो, उनके थोड़े थोड़े 2-2 3-3 काम पता हो कि यार उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो अपन लिख पाए। ठीक है, फिर कोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के बारे में कुछ लिख दिया इस हिसाब से। ऑल्टरनेटिव डायमेंशन है, काउंटर डायमेंशन है, माइक्रो डायग्राम्स, डाटा, फैक्ट्स, कीवर्ड्स, कमिटीज़ के नाम, रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़, कई तरह की यूएसपी तुम्हारी हो सकती है। इसमें से 2 या 3 तो चुनी लो तो बढ़िया है। ठीक है, डाटा देखो एक मिनिमम लेवल पे तो तुम्हें रटना पड़ेगा GS3 में। ये सारी चीज़ों में तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें काम चलाओ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल तुमने डाटा किया लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा तुमने नहीं रटा कई सारी चीज़ों का, लेकिन बेसिक लेवल का तुमने डाटा रट लिया कि हाँ हर क्वेश्चन में 2-3 जगह तो कुछ लिख देंगे, बाकी अपना बाकी यूएसपी पे तुम खेल जाओगे। अगर मैं यूं भी मान के चल लूँ कि एग्जाम देने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपनी, तुम सारी चीज़ों में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, महारत हासिल कर लोगे, तो वो भी गड़बड़ का मामला है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लिखनी है ना। मतलब 150 वर्ड्स का आंसर आया तो ये सारी चीज़ें थोड़ी लिख दोगे, वहाँ पे डायग्राम भी बना दोगे, माइक्रो डायग्राम भी बना दोगे, केस स्टडी भी लिख दोगे, ये वो इतना स्पेस ही नहीं है। तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। मान लो कोई 150 वर्ड्स का तुम्हें आंसर लिखना है, एक तो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो तो तुम लिखोगे उसके हिसाब से, लेकिन उस पॉइंट में भी तुम यूँ देखोगे कि अब इसमें बताऊँ क्या, मैं इसमें डाटा बताऊँ क्या, इसमें फॉर्मूला बताऊँ, या फिर कीवर्ड्स इसमें हैवी डालूँ, या फिर साथ में कोई एग्जाम्पल दूँ, केस स्टडी दूँ, इसका कोई डायग्राम ही बनाऊँ। GS3 का क्वेश्चन है तो क्या इसका कोई मैं ग्राफ बना सकता हूँ या फिर नहीं, जिसमें मैं दिखा दूँ कि ये पहले 52% था, अब ये 75% हो गया, इंक्रीज हो गए। GS3 में कईयों की यूएसपी ग्राफ भी होती है, और फॉर्मूलाज भी अगले 2-3 साल तक यूएसपी रहने वाले हैं बहुत सारे सीनियर एस्पिरेंट्स की। अभी तक तुम्हें नहीं देखने को मिलता होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो सारी चीज़ों तुम्हें थोड़ी थोड़ी तो करनी है, लेकिन हर चीज़ में तुम बेस्ट नहीं बन सकते, वरना वहाँ पे बिचल जाओगे। लेकिन मस्ट वाली चीज़ों तो तुम्हें करनी है। अब देखो जो मैंडेटरी है, ये पॉलिटी के आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें वो तो करनी है उन्हें। उसके अलावा जो बगल वाली लाइन में तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं, इसमें से तुम्हें 2-3 चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी। मतलब GS3 में अगर तुम ग्राफ्स में अगर बढ़िया हो जाते हो तो बढ़िया है। GS1 में तुम अगर डायग्राम बनाने में बढ़िया हो जाते हो तो मज़ा आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन आया हिस्ट्री में 1857 की क्रांति और ये सब आ गया, ठीक है, तो हर कोई वहाँ पे डायग्राम नहीं बनाने वाला। अगर तुम्हारी यूएसपी डायग्राम है ना, तुम राइट साइड में एक डब्बा बनाओगे, वहाँ पे इंडिया का मैप बनाओगे और दिखा दोगे कि यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी, 25-30 सेकंड लगेंगी और आधा नंबर कैप्चर कर लोगे तुम वहाँ पे। GS1 में तो यूँ मान लो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15-16 में तो डायग्राम चाहिए अपने को, वो बन जाते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें बनाने नहीं आएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्रिएटिविटी आती जाएगी कि यार इसमें क्या बनाए, इसमें क्या बनाए। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हम फंस जाते हैं कि हमें नहीं पता कि यार अपने को करना क्या है अब, तो उस केस में भी तुम्हारी यूएसपी काफ़ी काम आएगी। तुम अपने थॉट्स में रैंडमली नहीं भागोगे कहीं पे, तुम देखोगे कि यार मेरी ये 3-4 चीज़ें स्ट्रेंथ है, इससे रिलेटेड सोचता हूँ। मान लो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड तो कहीं पे तुम्हें एक पॉइंट लिखना है। अब वो पॉइंट क्या होगा, क्या वो पॉइंट में तुम कोई फॉर्मूला बताओगे, क्या उस पॉइंट में तुम कोई डाटा बताओगे, कोई एग्जाम्पल दोगे, केस स्टडी दोगे, कीवर्ड लिखोगे, क्या करोगे, कोई ग्राफ बना दोगे या फिर क्या करोगे भाई। तो उस केस में तुम अपनी स्ट्रेंथ ढूंढोगे कि यार मेरी स्ट्रेंथ तो ये है, डाटा मुझे भयंकर पता है, और यहाँ पे अगर ये वाला डाटा लिख दिया तो तगड़ा इम्पैक्टफुल आंसर बन जाएगा, तो फिर तुम वहाँ पे डाटा लिखोगे। सो टेल मी, तुम्हें इस एग्जाम में क्या चीज़ सबसे आसान लगती है, तुम्हारे हिसाब से क्या तुम्हारी यूएसपी है, और अगर नहीं है तो फिर तुम क्या यूएसपी बनाओगे। और अगले 2-3 साल में तुम देखोगे फॉर्मूलाज भी एक मस्ट वाली यूएसपी में ही आ जाएगा, मतलब वो करना ही करना पड़ेगा। कीवर्ड्स तो ऑलरेडी लिखने ही पड़ते हैं, तो अगर तुमने कीवर्ड्स रेडी कर लिए अच्छे खासे तो बढ़िया बात है, और अगर तुमने कीवर्ड्स रेडी नहीं किए हैं तो अभी 1-1.5 साल लग जाएगा हैवी लेवल के कीवर्ड्स ढूंढने में इधर उधर से। अगर वो टाइम तुम देना चाह रहे हो कीवर्ड्स को ढूंढने में तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें रेडीमेड कीवर्ड्स चाहिए तो फिर वो तुम ले सकते हो 600 रुपीज़ में। कीवर्ड्स भी हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में मैंने रेडी कर रखे हैं। ये मेरे टॉपर्स फ्रेंड्स ने भी यूज़ किए हैं, इस बार भी कई सारे सीनियर्स दे के आए हैं, उन्होंने भी यूज़ किया है। करंट अफेयर्स भी है इसमें, स्टैटिक पार्ट भी इंक्लूड है, सारे ही सब्जेक्ट्स के हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, कीवर्ड्स भी हैं, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम पैसे ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो सीनियर एस्पिरेंट्स ही आते हैं, बिगिनर्स को थोड़ा इनकी इंपॉर्टेंस अभी समझ नहीं आती शुरू में। अगर तुम तैयारी अभी चालू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही तुम अपना ले लो तो बढ़िया है। जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हो उसके बाद उसके कीवर्ड्स और फॉर्मूलाज पे कूद जाओ, उन्हें देखो, उन्हें समझो, उन्हें थोड़ा याद करने की कोशिश करो और उन्हें अपनी आंसर राइटिंग में डालने की कोशिश करना। बाकी तुम खुद बनाना चाहो, तुम पे टाइम है तो अपना एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हो।
और ये दुनिया भर के सीनियर्स ने लिया था जो इस बार मेंस भी दे के आए हैं, कईयों का क्लियर भी हुआ है। चीज़ ये बढ़िया है, इसमें कोई आज तक किसी ने रिफंड मांगा ही नहीं है मनी बैक। तो अगर तुम यूँ सोच के आ रहे हो कि ले लेते हैं और पैसे मांग लेंगे कुछ बहाना दे के, तो बहाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम दे पाते हो रीज़न तो बढ़िया है भाई, मैं दे दूंगा पैसे, मैं कहाँ लेके भागूंगा, विजय माल्या थोड़ी हूँ मैं। तो स्क्रीन पे तुम्हें नंबर दिख रहा है 9650224267, इस पे तुम व्हाट्सअप करके लिख देना फॉर्मूलाज एंड कीवर्ड्स। और जो मस्ट वाली यूएसपी है वो तो चाहिए ही भाई, उस पर काम करो अपना, वो तुम्हें एग्जाम में बचाएंगी बाकी लोगों से। हर पेपर में तुम्हारे 10-10, 20-20 नंबर बढ़वा देंगी तुम्हारी यूएसपी। ट्रस्ट मी, अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए इस एग्जाम में, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए इस एग्जाम में। एंड अब ज़्यादातर वीडियोस यूट्यूब पे ही आएंगी, यूट्यूब पे ही अपना कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, शव यू, जिंदा रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, सदा सुहागन रहो, टाटा।